चोरों ने डैम हमारी जमीन पर बनाया और पावर हाउस अपनी तरफ लगाया। ये इतने मक्कार और इतने बेईमान हैं। ये मुल्क बना ही बेईमानों के लिए है। बेईमान जर्नैलों, बेईमान मुल्लाओं, बेईमान जागीरदारों और बेईमान अशराफिया का मुल्क जो है उसका नाम पाकिस्तान है। आज़ाद कश्मीर के बारे में ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रैड एडम्स ने एक बार कहा था, भले ही आज़ाद का मतलब फ्री होता है, लेकिन रियलिटी है कि आज़ाद कश्मीर का कोई भी नागरिक फ्री यानी आज़ाद नहीं है। दोस्तों, ये आज़ाद कश्मीर कुछ और नहीं बल्कि वही पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो हमेशा से भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के इस बड़े रीजन पर इलीगल कब्जा किया हुआ है, बल्कि यहाँ जो लोग रहते हैं उन पर जुल्म भी करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। इसलिए हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। आप देखेंगे तो इसी वजह से आज पूरे पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहता है, जिसमें पुलिस के द्वारा लोगों को मारना और उनके बेसिक राइट्स का वायलेशन बहुत आम है। बहुत सी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पीओके के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहते हैं। पाकिस्तानी फौजियों, छोड़ दो कश्मीर को, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। लेकिन आप में से बहुतों के मन में यह सवाल कई बार आया होगा, जब पीओके भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है तो आखिर क्यों से अभी तक भारत में शामिल नहीं किया गया? क्यों पाकिस्तान यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है? और आज इंडिया कैसे इस रीजन को वापस से अपने कंट्रोल में ले सकता है? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के पहले तक पीओके भी जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद ये भारत के हिस्से में आने की बजाय पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दरअसल हुआ यूं कि आज़ादी के कई महीनों बाद भी कश्मीर महाराजा हरि सिंह के कंट्रोल में रहा। हरि सिंह ये नहीं तय कर पा रहे थे कि कश्मीर को किस देश के साथ जोड़े। अब ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान से सटे कश्मीर के इलाके में लोगों ने हरि सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और इस प्रोटेस्ट में लोकल्स कम बल्कि पाकिस्तान आर्मी के लोग ज़्यादा शामिल थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि आज के खैबर पख्तूनख्वा के कबीलाई लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले में लड़ाके तेजी से कश्मीर के बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, और इसे देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने पूरे कश्मीर को भारत में विलय करने का फैसला किया, जिससे पूरा रीजन यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, जब तक ये सब कुछ हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन सब के दौरान पाकिस्तान ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के 30% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान ने इसे पीओके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से शख्सगाम वैली को चाइना को सौंप दिया। यहीं से चाइना पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, और इस तरीके से देखा जाए तो पीओके पर सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चाइना का भी लीगल कंट्रोल है। लेकिन ये पूरा कब्जा इलीगल तरीके से हुआ था, इसलिए जब ये मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंचा तो यूएन ने भी साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। 1948 में यूएन ने पीओके पर एक रेजोल्यूशन भी पास किया, जिसमें यूएन ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया था कि उस रीजन से अपनी सेना को विड्रॉ कर ले। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, और इस वजह से जम्मू कश्मीर के इशू को यूएन में ले जाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी गलती मानी जाती है। फिर आगे 1972 के शिमला समझौते के तहत जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था उसे लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया, और पाकिस्तान आज भी इस क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है। दोस्तों, अगर आज के पीओके को देखें तो ये रीजन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पाकिस्तान में इसका एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर तो दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही सेपरेट स्टेट की तरह जाने जाते हैं, और आज यहाँ पर लगभग 55 लाख की आबादी रह रही है। इन दोनों हिस्सों में गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर से 5 गुना बड़ा है, जो ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। लेकिन बंजर ज़मीन की वजह से यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और इस रीजन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर की सुंदर सीनरिक ब्यूटी यहाँ की पहचान है।
ये उसी कश्मीर का हिस्सा है जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ आज इन दोनों रीजन को फॉरेन टेरिटरी समझता है, बल्कि कभी भी इस रीजन को एक्सप्लॉइट करने का कोई भी मौका पाकिस्तान नहीं छोड़ता। आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने भी खबरों में देखा होगा कि यहाँ आटे और बिजली की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, और इसी आंदोलन में पुलिस की ब्रूटैलिटी ने 4 लोगों की जान भी ले ली है। हो सकता है कि अब आप कहें कि महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में ही ज़्यादा है, तो फिर पीओके के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान में बनने वाली कुल बिजली का 20% हिस्सा पीओके में बनती है, और रियलिटी है कि आज यहाँ के लोगों की टोटल डिमांड की 30% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रीजन में महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल मेनलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट करने में करता है, जबकि वो पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीटता है कि पीओके एक ऑटोनॉमस रीजन है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है, जिसे आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का यह कहना कि वो उस रीजन को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस रीजन है, इसलिए यहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल चलाती है। इस काउंसिल का प्रेसिडेंट ही यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जिसे काउंसिल के मेंबर चुनते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ का अपना एक जुडिशियल सिस्टम भी है, जिसमें एक अलग सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है। अब ये सब सुनकर के आपको लग रहा होगा कि पीओके तो एक बढ़िया डेमोक्रेटिक रीजन है जो खुद से खुद को गवर्न कर रहा है। दोस्तों, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये सभी इंस्टीट्यूशंस, फिर चाहे पीओके का अलग पार्लियामेंट हो, अलग सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब एक तरीके से ढोंग है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए मेनलैंड पाकिस्तान में एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। यानी कि पाकिस्तान सरकार खुद इस पूरे रीजन के सभी इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करती है। अब सोचिए, अगर अल्टीमेट कंट्रोल पाकिस्तान की कैबिनेट के पास है, तो फिर ये लोग अपने लिए क्या ही कर लेंगे। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान यहाँ के रिसोर्सेज और लोगों को एक्सप्लॉइट करके मेनलैंड पंजाब पाकिस्तान को फायदा पहुंचाता है, और जब इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान को पीओके में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन और एक्सप्लॉइटेशन के लिए क्वेश्चन किया जाता है, तब वो ये कहकर के बच जाता है कि पीओके तो एक ऑटोनॉमस रीजन है, पाकिस्तान किसी भी तरीके से पीओके के लिए जिम्मेदार नहीं है। यही कारण है कि आज पीओके में पाकिस्तान सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम बहुत कॉमन है। साथ ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस रीजन का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। लेकिन जब बात रेवेन्यू की आती है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि पीओके से रेवेन्यू इकट्ठा करके उसे पीओके के डेवलपमेंट के बजाय मेनलैंड पाकिस्तान में लगाया जाता है, जिसकी वजह से आज हालत ये हो गई कि पीओके में लोगों की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, और जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या एक्टिविज्म की राह चुनते हैं, उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है। अब आप कहेंगे कि जब पीओके खुद की अपनी इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है, तो वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पीओके में वही लोग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो मेनलैंड पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। इसलिए पीओके में सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक डॉक्यूमेंटेड जोक है, जिस पर पीओके के लोगों को हंसी नहीं बल्कि रोना आता है। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे लगभग 55 लाख की जनसंख्या और कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान इलीगल तरीके से कैप्चर करके उसे दशकों से एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन आइए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि भारत इस रीजन पर क्लेम क्यों करता है, और अगर पीओके को वापस लेना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्तों, भारत का पीओके पर क्लेम इसलिए सही है क्योंकि लीगल तरीके से भारत को ही पीओके को गवर्न करने का अधिकार है। इसलिए अभी आपने जम्मू कश्मीर के रिसेंट इलेक्शंस में देखा होगा कि पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के बावजूद भी भारत ने जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में 24 सीट्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व रखी थी। इसलिए ऐसा बार बार कहा जाता है कि एक दिन भारत जरूर पीओके को वापस से अपनी टेरिटरी का हिस्सा बना लेगा। लेकिन ये कहने वाली बात हकीकत में पॉसिबल कैसे होगी, आइए उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पीओके को वापस लेने के लिए सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि आज भारत की मिलिट्री क्या इस काबिल है कि वो पीओके पर भारत के क्लेम को सपोर्ट कर पाए। इस बात पर साल 2022 में भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पीओके को वापस लेने के लिए भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार है। जब भी सरकार आदेश देगी, हम उस पर हमला कर देंगे। यानी ये बात साफ है कि आज इंडियन गवर्नमेंट के पास किसी भी तरह के मोटिवेशन की कमी नहीं है। इसलिए आइए अब उन तरीकों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं जिसमें सेना की मदद लेकर के भारत पीओके को अपने कंट्रोल में ले सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहला तरीका तो वही है जिसके बारे में उपेंद्र द्विवेदी जी अभी बात कर रहे थे, यानी कि पीओके पर मिलिट्री अटैक। लेकिन ये अटैक इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इस अटैक ने एक फुल फ्लेज्ड वॉर की शक्ल ले ली तो मुश्किलें भारत के लिए बढ़ सकती हैं।
क्योंकि भारत इस समय एक वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए भारत को अपना अटैक एकदम प्रिसाइज रखना होगा, जिसके लिए हम इजराइल के 6 डे वॉर को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वॉर में इजराइल ने महज 6 दिनों में अपने देश की टेरिटरी को चारों तरफ से बढ़ा लिया था। एक प्रिसाइज प्लानिंग और इंटेल की मदद से महज 6 दिनों में ही सीरिया के गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के कंट्रोल से गाजा पट्टी और ईस्ट जेरूसलम और इजिप्ट के कंट्रोल वाले सिनाई पेनिनसुला को इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 5 जून 1967 को शुरू हुए इस 6 डे वॉर में यूएन जब तक दखल देकर सीज फायर करवा पाता, तब तक इजराइल की टेरिटरी बहुत बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, अगर भारत भी पीओके पर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं वो अटैक कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, जिसमें जब तक यूएन या कोई बड़ा देश इस अटैक पर ऑब्जेक्शन करे तब तक भारतीय आर्मी पीओके को अपने कंट्रोल में ले चुकी हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर भारत डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो उसके पास प्राइवेट मिलिट्री का भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। प्राइवेट मिलिट्री आप देखेंगे तो आज के टाइम की रियलिटी है, क्योंकि बहुत से देश हैं जो आज प्राइवेट मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रशिया है। दोस्तों, रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने के लिए प्राइवेट मिलिट्री का इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ये साफ कहते हैं कि शायद ही भारत कभी वॉर या अटैक का सहारा लेकर के पीओके को अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि भारत की बेसिक पहचान के बिल्कुल उलट है। दोस्तों, इसीलिए भारत जब भी पीओके को वापस लेने की बात करता है तो उसमें वॉर से ज्यादा पीसफुली इस रीजन को भारत अपने कंट्रोल में लेने की बात करता है। और इसे समझने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके को वापस से अपने कंट्रोल में लेने के लिए भारत को किसी भी तरह की फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत की ग्रोथ और यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर खुद हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने भी देखा होगा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही वहां पर तेजी से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से कश्मीर को बाकी इंडियन स्टेट से जोड़ने और वहां तक नए और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश की जा रही है। 370 के हटने के बाद से कश्मीर में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत हो गई है। पिछले साल यूएई की कंपनी एमआर ने यहां पर 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत शॉपिंग मॉल्स और मल्टीपर्पज कॉमर्शियल व्हीकल्स श्रीनगर में बिल्ड किए जा रहे हैं। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में 2 सालों में करीब 81,122 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी हासिल किए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में इकोनॉमिकली ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे वहां नेटिव कश्मीरीज के लिए एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग के और भी ज्यादा मौके क्रिएट हों। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कश्मीर की जीएसडीपी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि 2019 से पहले इस राज्य की जीएसडीपी महज 1 लाख करोड़ हुआ करती थी, लेकिन 2024 से 25 के बीच यहाँ की जीएसडीपी 2.63 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से नेटिव कश्मीरीज जिनके मन में एंटी इंडिया या एक तरह से आज़ाद कश्मीर को लेकर के सेपरेटिज्म का भाव देखा जाता था, वो भी अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर बिलीव करने लगे हैं। और शायद उनको ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान जिसके दम पर वो आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे, वो कभी भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा। सो ऐसे में अगर वो भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनने जाते हैं तो उनका भी हाल वही होगा जो आज पीओके का हो रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे तो पीओके गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये पूरा रीजन इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड हो चुका है। आज पीओके की रियलिटी है कि या तो युवा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, या फिर यहाँ के लोग पीओके को छोड़ करके गल्फ कंट्रीज की तरफ भागने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार इस पूरे रीजन के प्रॉब्लम्स को लगातार इग्नोर करती आई है। और न सिर्फ प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया है, बल्कि यहाँ पर नई नई प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है, जिसके लिए उन्होंने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अपने हिसाब से चेंज कर दिया है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर स्टेट सब्जेक्ट रूल ऑफ 1927, जिसके अकॉर्डिंग पीओके में कश्मीरीज के अलावा किसी और को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस रूल को नहीं मानती। इस रूल के होने के बावजूद भी तेजी से इस रीजन में मिलिट्री और पंजाबी पाकिस्तानी को जमीन एलोकेट की जा रही है। इसके पीछे दोस्तों कारण यह कि पाकिस्तान पीओके की पूरी डेमोग्राफी को ही बदलना चाहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से शिनजियांग में उइगर मुसलमानों की डेमोग्राफी को खत्म करने के लिए चाइना लगातार नॉन उइगर चाइनीज लोगों को शिनजियांग में बसा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीओके के नेटिव लोगों को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए वहां के लोगों की बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट कर रहा है। जुलाई 2022 में पीओके के बहुत से रेजिडेंट्स ने मिलकर यूएन के व्हीकल्स को रोक दिया था, जिसके बाद वो पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, वी वांट फ्रीडम और स्टॉप किलिंग इन कश्मीरी जैसे नारे लगाने लगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि पीओके के लोग किसी भी तरीके से अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत अगर पीओके को अपने में शामिल करना चाहता है तो उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीओके में रह रहे लोग खुद ही कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए भारत का हाथ थामने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने बीते कुछ सालों में कश्मीर की इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है
कि वो आज पीओके से नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी से आगे निकल सकती है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत के पास ये मौका है कि वो पीओके में रह रहे लोगों को कश्मीर का रियल वर्जन दिखाकर उन्हें अपने साइड कर ले, ताकि बिना किसी फोर्स का इस्तेमाल किए ही भारत पीओके को अपना हिस्सा बना ले। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।